करते हैं। पहला प्रश्न है सही कथन हमें इसमें चुनना है। तो कंप्यूटर के भौतिक भाग जिसे हम छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि कंप्यूटर के जो भौतिक भाग होते हैं जिनको हम छू सकते हैं हाथ से, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारा, कंप्यूटर में अनुदेशों प्रोग्रामों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं हम? सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इसमें हमारे दोनों कथन सही हैं, तो हमारा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो जो यूके ट्रिपल एससी का पैटर्न है या जो बड़े एग्जाम होते हैं उनके पैटर्न के हिसाब से हमने ये सीरीज बना रखी है। अगला प्रश्न है, हमें इसमें मिलान करना है। तो संसार का प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? तो संसार का प्रथम गणना यंत्र है अबेकस। दूसरा ऑप्शन है हमारा, प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर कौन सा है? तो व्यापारिक कंप्यूटर हमारा यूनिवैक है। तीसरा ऑप्शन है, दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर क्या है? तो दुनिया का प्रथम प्रोग्राम है लेडी एडी अगास्टा, जो है दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एनालिटिकल जो इंजन है उसमें पहला प्रोग्राम डाला था। अगला ऑप्शन है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? तो ये है ENIAC। तो ये ऑप्शन हम मिला लेते हैं, CADB। तो CADB हमारा ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा, CADB। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर निर्माण में अग्रणी होने के कारण किसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो बेंगलुरु को जो है सिलिकॉन वैली कहा जाता है कंप्यूटर निर्माण में अग्रणी होने के कारण। अगला प्रश्न है, मिलान करना है हमें इसमें कि जो पहली पीढ़ी है और जो पीढ़ियां हैं कंप्यूटर की 5 पीढ़ी हुई हैं, 5वीं पीढ़ी अभी तक चल रही है, उसमें जो है किस प्रकार से जो है ये विकास हुआ है हार्डवेयर का। तो पहली पीढ़ी में जो है वो निर्वात ट्यूब आई थी। दूसरी पीढ़ी में जो है वो ट्रांजिस्टर था। तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड चिप जो सिलिकॉन की बनी होती है वो आया था। और जो फोर्थ पीढ़ी है उसमें आया था माइक्रो प्रोसेसर। तो इसमें हमारा DCBA ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ये हमारा सही है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की पीढ़ी से गलत कथन का हमें चयन करना है। तो पहली पीढ़ी जो है यही ऑप्शन हमारा गलत है, ये 1942 से 55 तक है। जबकि दूसरी पीढ़ी 55 से 64 तक है। तीसरी पीढ़ी 64 से 75 तक है। और चौथी पीढ़ी जो है वो 75 से 89 तक है। और 5वीं पीढ़ी जो है 89 से अब तक है। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो वो है क्रे-1। क्रे रिसर्च कंपनी ने बनाया था। तो पहला कथन हमारा सही है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर जो है वो फ्लो सॉल्वर है, जिसे नाल कंपनी ने बनाया था। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। तो इसमें हमारे दोनों ऑप्शन सही हैं, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सम्मिलित करना है कि सुपर कंप्यूटर और जो इसकी कंपनी निर्माता है। तो फ्लो सॉल्वर किसने बनाया था? तो नाल कंपनी ने बनाया था, सही है। परम सीरीज जो है वो बनाई थी सीडैक ने, ये भी सही है। सीडैक जो पुणे की थी। अनुपंप जो है ये बार्क ने बनाया। और पेस जो है ये अनुराग ने बनाया। तो इसमें हमारा ABCD ही सही ऑप्शन हो गया। तो ABCD हमारा कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन हमारा सही है, ABCD। सही कथन चुनना है हमें इसमें, CPU कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क कहलाता है, बिल्कुल सही है। CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? तो CPU की फुल फॉर्म जो होती है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। और जो CPU है वो रजिस्टर्ड मेमोरी जो होती है उसी के डाटा को प्रोसेस करता है, और इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन है हमारा, CPU कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहलाता है। तो CPU जो होता है कंट्रोल यूनिट, इसकी फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट। ये कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रण करता है और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बीच में समन्वय स्थापित करता है। तो कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र क्या कहलाता है? वो कहलाता है कंट्रोल यूनिट। तो दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सही कथन चुनना है। तो कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य है? कंप्यूटर के कार्यों का नियंत्रण करना, सही है। ALU क्या होता है कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो इसका कार्य है गणितीय तार्किक गणना करना। तो हमारा दोनों ऑप्शन सही है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बायोस से संबंधित सही कथन का हमें चयन करना है। तो बायोस क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर जो होता है एक रोम में मेमोरी में स्थापित एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। कौन सी मेमोरी में होता है? रोम मेमोरी में। और जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं सबसे पहले यही सॉफ्टवेयर जो है चलता है, कौन सा बटन दबाने पर?
डेल का बटन दबाने पर जो है सबसे पहले जो है बायो सॉफ्टवेयर चलता है। तो दोनों ऑप्शन हमारे सही हो गए। हार्डवेयर की जांच करता है, सही है बिल्कुल, जिसको पोस्ट कहा जाता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट उसको कहा जाता है। तो तीसरा ऑप्शन भी सही है। प्रोग्राम जांच के बाद प्रोग्राम मुख्य मेमोरी में डालना जो है वो डिकोड कहलाता है। ये वाला ऑप्शन क्या है हमारा, गलत है। तो बायोस में जो प्रोग्राम होते हैं उनको मुख्य मेमोरी में डालना किसका कार्य है, तो बूट स्ट्रैप लोडर का कार्य है। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो बूटिंग कहा जाता है। इस प्रक्रिया को, जो प्रोग्राम मुख्य मेमोरी में डालने की प्रोसेस है वो है बूटिंग प्रक्रिया। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन गलत है। तो पहला, दूसरा, तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेजर से संबंधित कथन चुनना है। तो लेजर की जो खोज की थी वो IBM ने नहीं की थी, गलत ऑप्शन है। थियोडर मैनन ने खोज की थी, थियोडर मैनन ने जो है लेजर की खोज की थी। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है। दूसरा, इसकी फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, बिल्कुल सही है। उच्च क्षमता का एक प्रकाशीय बीम होता है, ये भी सही है। ऑप्टिकल डिस्क, बार कोड रीडर इत्यादि में जो है इसकी प्रकाश किरणें डालकर जो है इसका प्रयोग उनमें किया जाता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। तो 2, 3, 4 ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इनपुट डिवाइस हमें इसमें चुननी है। तो इनपुट डिवाइस के बारे में हमें जिनके द्वारा हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देते हैं उन्हें इनपुट डिवाइस कहा जाता है। और वो कौन कौन सी होती हैं देख लेते हैं। कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम जब प्रेस करते हैं तो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर को। माउस से भी इनपुट डिवाइस है। माइक है, माइक भी इनपुट डिवाइस है। और बार कोड रीडर जो है ये भी इनपुट डिवाइस है। डिजिटल कैमरा जो है ये भी इनपुट डिवाइस है। लेकिन प्रोजेक्टर जो होता है इससे हम बाहर को जो है चीज़ें देखते हैं, तो प्रोजेक्टर जो है आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस कौन सी हो गई, 1, 2, 3, 4, 6। तो 1, 2, 3, 4, 6 जो है हमारी इनपुट डिवाइस होती हैं। इसके अलावा जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया, लाइट पेन हो गया, माइकर, टच स्क्रीन हो गई, बारकोड रीडर, पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर और स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम हो गया, या इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर जो हो गया, ये सारी क्या होती हैं, इनपुट डिवाइसें होती हैं। अगला प्रश्न है, आउटपुट डिवाइस का युग्म चुनना है हमें। मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हमें बाहर को दिखाई दे रहा है उसमें। प्रिंटर से भी बाहर को हमें चीज़ें प्राप्त हो रही हैं। प्रोजेक्टर भी हो गया, स्पीकर से भी हमें आवाज़ सुनाई दे रही है। और प्लॉटर जो है इससे भी हमें आवाज़ सुनाई देती है। तो ये पाँचों जो है हमारा आउटपुट डिवाइस होगी। जबकि जॉयस्टिक जो है ये एक इनपुट डिवाइस है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 6। इसमें भी हमारा बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, फंक्शन की होती हैं। तो फंक्शन की होती हैं 12। F1 से F12 तक जो है फंक्शन की होती है, जिसमें F5 से हम रिफ्रेश करते हैं। इस प्रकार से फंक्शन की होती हैं। कंप्यूटर हैंग हो जाने की स्थिति में रीस्टार्ट करने की जो की है तो वो कौन सी है, वो होती है Ctrl+Alt+Del। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो Ctrl, Alt और Del को एक साथ दबाकर जो है हम कंप्यूटर को हैंग हो जाने की स्थिति में रीस्टार्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 16 हमारा, पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, और प्रकाशीय पेन भी, लाइट पेन जिसे कहते हैं, वो भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। जबकि OMR जो है ऑप्टिकल मार्क रीडर, एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, केवल 2। उच्च गति वाला नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, तो कौन सा है, वो है लेजर प्रिंटर जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें रिबन नहीं होता, इंक वैसी चीज़ें नहीं होती जैसा सिंपल वाला प्रिंटर होता है। इसमें क्या होता है, रिबन पर दबाव डालकर प्रिंट निकाला जाता है। ठीक है, रिवर पर जो दबाव डालकर प्रिंट निकाला जाता है वो इम्पैक्ट में निकाला जाता है। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं उन पर रिवर पर दबाव डालकर जो है प्रिंट निकाला जाता है। जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं उनमें रिबन नहीं होता है। रिबन नहीं होता, इसमें स्याही का छिड़काव करके जो है एक टोनर होता है, उस पर स्याही का छिड़काव करके प्रकाशीय ड्रम पर टोनर स्याही पर उस पर कागज़ को चिपका देता है। तो लेज़र कैसा प्रिंटर है, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है लेज़र। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम के भाग नहीं होते लेकिन बाद में उन्हें जोड़ सकते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है पेरीफेरल डिवाइस। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पेरीफेरल डिवाइस इस प्रकार की होती हैं जिन्हें हम कंप्यूटर से अलग कर सकते हैं और बाद में उन्हें लगा भी सकते हैं USB पोर्ट के माध्यम से। जैसे कीबोर्ड भी पेरीफेरल में आता है, और पेन ड्राइव हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, इनको हम बाद में अलग से भी जोड़ सकते हैं।
ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कंप्यूटर का भाग ही हैं। जैसे CPU है तो ये कंप्यूटर का भाग है, मॉनिटर हो गया ये कंप्यूटर के भाग हो गए, क्योंकि इनके बगैर कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं जिन्हें हम हटा सकते हैं और बाद में फिर लगा भी सकते हैं, तो इन्हें प्ले एंड प्लग का गुण भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें हटाने और लगाने में जो है हमें कंप्यूटर दोबारा रीस्टार्ट नहीं करना पड़ता। अगला प्रश्न है, आउटपुट इनपुट दोनों प्रकार से प्रयोग में एक डिवाइस कौन सी है? तो मॉडेम जो है वो आउटपुट इनपुट दोनों प्रकार की डिवाइस है। क्यों है? क्योंकि जो केवल तार पर एनालॉग सिग्नल आते हैं तो मॉडेम क्या करता है, उन्हें डिजिटल सिग्नल में बदल देता है, क्योंकि कंप्यूटर जो है हमारा डिजिटल सिग्नल समझता है, जबकि डिजिटल सिग्नल कंप्यूटर के फिर से वो तार पे भेजने के लिए एनालॉग सिग्नल में बदल देता है। तो पहले क्या करता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ये इसकी प्रोसीजर मॉड्यूलेटर कर दिया फिर डीमॉड्यूलेटर कर दिया, तो दोनों प्रोसीजर कर सकता है। तो इसे मॉडल जो है मॉडेम को क्या कहते हैं, इनपुट आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस कहा जाता है। मॉनिटर डिस्प्ले का आकार जो है वो किससे मापते हैं? तो वो हम मापते हैं विकर्ण से। जैसे ये हमारी डिस्प्ले है तो इसको ये कितने सेंटीमीटर की होगी या कितने इंच की होगी वो इससे हम माप सकते हैं, ना कि चौड़ाई परिधि लंबाई इससे हम नहीं मापते। अगला प्रश्न है, पावर सप्लाई यूनिट से संबंधित सही कथन हमें चुनना है। तो इसमें क्या है, सिंपल मोड पावर सप्लाई बिल्कुल गलत है। SMPS जो होता है वो स्विच मोड पावर सप्लाई होता है, तो सिंपल हमारा गलत है, स्विच मोड पावर सप्लाई होता है इसका। और ये 220 वोल्ट AC दी जाती है इसको, जो 5 वोल्ट और 12 वोल्ट DC में इसको बदल देता है। तो SMPS क्या है, एक पावर सप्लाई है, कंप्यूटर में जो पावर जाती है वो इसी के माध्यम से जाती है। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है, केवल 2 ऑप्शन हमारा सही है। स्विच मोड पावर सप्लाई इसकी फुल फॉर्म होती है। प्राथमिक या मुख्य मेमोरी नहीं है। तो प्राथमिक या मुख्य मेमोरी में कौन कौन सी आती है? एक तो रोम आती है, कैश मेमोरी आती है, रैम आती है, हार्ड डिस्क उसमें नहीं आती, ये द्वितीयक या सहायक मेमोरी होती है। तो इसमें ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी। अब इसमें अगर पूछा जाए तो रैम अस्थायी होती है और रोम जबकि स्थायी होती है, ये इसका अपवाद है, क्योंकि प्राथमिक या मुख्य मेमोरी सामान्यतः क्या होती है, अस्थायी होती है, लेकिन रोम जो है उसमें एक अपवाद है, रोम जो है वो उसमें डाटा बना रहता है, इसलिए उसे स्थायी मेमोरी कहा जाता है। सही कथन हमें यहाँ पे चुनना है। तो रैम कैसी मेमोरी है? वोलेटाइल है, वोलेटाइल है, यहाँ पे एल है वो, ठीक है, वोलेटाइल है। और अस्थायी इसका मतलब होता है, जबकि रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल है, ये होती है स्थायी। तो दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं, 1 और 2। अगला प्रश्न है, रोम के विभिन्न प्रकार की मेमोरी का डाटा नष्ट होता है। तो रोम की जो अन्य प्रकार की मेमोरी होती है, प्रोम हो गया, ई प्रोम हो गया, एक इसकी फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामल रीज, प्रोम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जबकि ई प्रोम उसका अगला भाग है। तो इरेजेबल, प्रोग्रामेबल और रीड ओनली मेमोरी हो गया, फिर ई प्रोम हो गया। ये इनका डाटा किसके द्वारा नष्ट होता है वो हम देखते हैं। तो जो प्रोम होता है उसका उच्च वोल्टेज से डाटा नष्ट होता है, ई प्रोम जो है इसका परावैंगनिक किरणों से होता है, और ई प्रोम का होता है उच्च विभव से। तो तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं, 1, 2, 3 हमारे सही हैं। अगला प्रश्न है 25 प्रश्न है हमारा, किस मेमोरी का प्रयोग आजकल पेन ड्राइव के रूप में किया जा रहा है? तो ई प्रोम जो है इसे फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है, इसका प्रयोग हम पेन ड्राइव के रूप में आजकल कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। तो ये मेमोरी है और इसके जो कार्य होते हैं उसको सुमेलित करना है। तो रैम कैसी मेमोरी है? ये वोलेटाइल मेमोरी है, इसे वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है, जबकि रोम को बिल्ट इन मेमोरी भी कहा जाता है, बिल्ट इन मेमोरी रोम को कहा जाता है। तो पहले का हो गया हमारा डी ऑप्शन। रोम क्या है? तो रोम में बायो सॉफ्टवेयर स्थित होता है, तो रोम का सी ऑप्शन हो गया। कैश मेमोरी क्या होता है कि कैश मेमोरी में जब डाटा स्थानांतरण की गति धीमी होती है, तो जब कैश मेमोरी को लगा दिया जाता है तो डाटा स्थानांतरण की गति तेज हो जाती है। रजिस्टर मेमोरी क्या है? तो रजिस्टर मेमोरी क्या है कि CPU के डाटा, जो CPU रजिस्टर मेमोरी के डाटा को ही प्रोसेस करता है। तो हमारा DCBA सही ऑप्शन हो गया। तो हमारा सही आंसर है DCBA, बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा सॉफ्टवेयर लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इंटरप्रेटर भी है, कंपाइलर भी है, असेंबलर भी है, जबकि यूटिलिटी जो है ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं इसके अंदर यूटिलिटी के। तो ये तीनों हमारे जो हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। असेंबली क्या है? ये निम्न स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है,
जबकि कंपाइलर क्या है और इंटरप्रेटर ये दोनों उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलते हैं। इंटरप्रेटर एक एक लाइन करके बदलता है, जबकि कंपाइलर पूरे पेज को एक साथ बदल देता है। तो ये दोनों उच्च स्तरीय भाषा को बदलते हैं मशीनी भाषा में, और असेंबलर जो बदलता है वो निम्न स्तरीय भाषा को बदलता है। जबकि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में जो आते हैं वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आते हैं। कंप्यूटर की अशुद्धि को दूर करने में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो वो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटर की अशुद्धियाँ आ जाती हैं कंप्यूटर में, उससे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के माध्यम से दूर किया जाता है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है हमें, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा लिनक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है? तो ये कंपाइलर हो गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हो गया वो हो गया हमारा कोरल ड्रा, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो हो गया वो हो गया एंटीवायरस। तो हमारे ऑप्शन हो गए BACD। तो BACD हमारा जो है पहला ऑप्शन ही सही है। अगला प्रश्न है, कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो कौन नहीं है तो देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS होता है, मैकोस भी होता है, यूनिक्स भी होता है, लिनक्स भी होता है, जेनिक्स भी होता है, जबकि एंटीवायरस नहीं होता। गूगल क्रोम जो है ये भी होता है, एंड्रॉयड OS ये भी होता है, स्प्रेडशीट ये नहीं होता, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बैकअप प्रोग्राम ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, और मैग्नेटोज ये भी होता है, और विंडोज़ NT ये भी होता है। तो हमारे जो नहीं होते हैं वो है 6 और 9, 10। तो 6, 9, 10 जो है हमारा सही ऑप्शन है, हमारा C आंसर। अगला प्रश्न है, अब इसमें बताना है हमें, ये हमारे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम दिए हुए हैं, तो इसमें कौन से उनकी कार्य पद्धति है? तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जो मल्टी प्रोग्रामिंग होते हैं मतलब कई सारे कार्य एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं। तो 3 और 1, 3 1 मतलब विंडोज़ और लिनक्स जो हैं ये दोनों जो हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, सही है। रियल टाइम सिस्टम क्या है? तो वो है सिर्फ 1। तो लिनक्स क्या है? रियल टाइम सिस्टम है। अगर इसमें टाइमिंग लगा दी जाए तो उसी टाइम में ये परिणाम देता है। एकल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो वो है सिर्फ 4। MS DOS जो है एकल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक ही चीज़ को ऑपरेट कर सकती है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? तो वो हैं 1 और 2। 1 और 2 कौन से हैं? लिनक्स और एंड्रॉयड OS। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब है कि वो फ्री में उपलब्ध कराए गए हैं, मतलब उन पे कोई प्राइवेसी नहीं है। तो लिनक्स जो है कंप्यूटर के लिए होता है, जबकि एंड्रॉयड OS जो है ये मोबाइल फ़ोन के लिए होता है। ये दोनों जो हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। अगर क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर की बात करें तो 3 और 5, तो 3 और 5 को देख लेते हैं। विंडोज़ और आईफोन OS, तो विंडोज़ जो है क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर के लिए, और आईफोन OS है ये मोबाइल फ़ोन के लिए। तो ये दोनों हो गए क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब है कि वो उस पर जो है आपको शुल्क चुकाना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, ऑप्शन है C++ भाषा में लिखा प्रथम प्रोग्राम कौन सा है? तो वो है हमारा 6। यूनिक्स जो है वो C++ भाषा में लिखा गया हमारा प्रथम प्रोग्राम है। तो ये हो गए हमारे सारे ऑप्शन सही हैं इसमें। तो इसमें हमें बताना था गलत कथन, तो गलत हमारा इसमें कोई नहीं है, तो नन आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असेंबलर क्या है कि निम्न स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है? क्योंकि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर मशीनी भाषा को ही, बाइनरी भाषा को समझता है, 0 और 1 को। लेकिन मशीनी भाषा में जो है सॉफ्टवेयर तैयार करना वो टफ होता है, बहुत ज़्यादा मतलब पैसे खर्च होने वाली चीज़ें और बहुत सारा उसमें समय लगता है। तो इसलिए क्या करते हैं कि उच्च स्तरीय भाषा में जो है सॉफ्टवेयर तैयार किए जाते हैं। लेकिन अगर कंप्यूटर तो मशीनी भाषा को ही समझेगा, तो हमने क्या किया, फिर कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है इसका विकास हुआ। कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो हैं दोनों उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदल देते हैं, क्योंकि कंप्यूटर मशीनी भाषा को ही समझेगा, जबकि सॉफ्टवेयर तैयार करना इसमें आसान होता है। तो इसलिए कंपाइलर इंटरप्रेटर का विकास किया गया। असेंबलर क्या है, निम्न स्तरीय भाषाएं थी पहले, तो उनको ट्रांसलेट करने के लिए मशीनी भाषा में असेंबलर का प्रयोग किया गया। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं, 1 और 2। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की मशीनी भाषा के बाइनरी अंक कौन कौन से हैं? तो 0 और 1 हैं। 0 जिसमें ऑफ को माना जाता है, जबकि 1 जो है कंप्यूटर ऑन को माना जाता है। 34 क्वेश्चन है हमारा। 34 क्वेश्चन में देखेंगे सॉफ्टवेयर और उनके कार्य क्या हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके कार्य होते हैं टेक्स्ट, दस्तावेज, पत्र, पुस्तक, रिपोर्ट तैयार करना। तो डी ऑप्शन हो गया हमारा पहले का। फिर उसके बाद हो गया प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या है, सम्मेलन, बैठक, गोष्ठी में सूचनाएं प्रस्तुतिकरण करना। प्रेजेंटेशन का मतलब प्रस्तुतिकरण करना, तो 2 हो गया। डाटाबेस क्या है, तो डाटा को स्टोर, संशोधन करना, डाटाबेस सॉफ्टवेयर होते हैं। 4th क्या है, स्प्रेडशीट,
गणितीय सांख्यिकी रो टेबल ग्राफ चार्ट में वर्गीकृत करना। तो ये हो गया हमारा फोर्थ। तो हमारा जो सही आंसर है DCAB। तो DCAB हम इसको देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर है उसके कार्यों से उसको सुमेलित करना है। तो अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग में क्या आता है, तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है वो वित्तीय लेखांकन व्यापारिक लेन देन को सरल बनाने के लिए जो है यूज किए जाते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो प्रकाशन कराने में जो है यूज किए जाते हैं। जबकि कैड सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक डिजाइन, नक्शे बनाने में जो है प्रयोग किए जाते हैं। जबकि ग्राफिक सॉफ्टवेयर जो है वो ग्राफ, रेखा चित्र का निर्माण करने में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसको आप देख लेना जोन सा भी ऑप्शन मिल रहा हो, ठीक है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है इसमें हमें। सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो वो टैली है, सही है। प्रेजेंटेशन कौन सा होता है, तो वो होता है MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। डाटाबेस सॉफ्टवेयर जो हैं ओरेकल, स्टार बेस होते हैं। ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। जबकि स्प्रेडशीट कौन सा है, तो स्प्रेडशीट जो है वो MS एक्सेल और ओपन कैल्क है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आप मिला लेना। अगला प्रश्न है, इसमें भी हमें सुमेलित करना है सॉफ्टवेयर और उसके जो उदाहरण होते हैं। सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर में कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, तो वो होते हैं पेज मेकर, कोरल ड्रा, वेंचुरा। ये जो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए यूज होते हैं, प्रकाशन कराने में इनका कार्य यूज किया जाता है इनको। ग्राफिक्स जो हैं, ग्राफ व्राफ बनाने में जो है इसका प्रयोग हम आडा फोटोशॉप का करते हैं। कैड सॉफ्टवेयर जो है इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक डिजाइन, नक्शे बनाने में जो हैं ऑटो कैड, ऑटोडेस्क का प्रयोग किया जाता है। जबकि बल्ड प्रोसेसिंग में जो है बल्ड स्टार और बल्ड पैड का प्रयोग किया जाता है। तो ये ऑप्शन भी आप मिला लेना। कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का जो है किस में प्रयोग किए जाते हैं, तो वो किए जाते हैं एंटीवायरस में। जब कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो उसको दूर करने के लिए जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से नहीं होते हैं, वो होते हैं डिस्क फॉर्मेटिंग होता है, सही है। डिस्क क्लीनअप होता है, ये भी सही है। शेयर बेयर ये नहीं होता है। ओरेकल ये भी नहीं होता है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस ये भी होता है। ग्रुप बेयर ये भी होता है। और बैकअप प्रोग्राम ये भी होता है। तो 3 और 4 जो है सही आंसर है हमारा, ये दोनों ऑप्शन नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, सही कथन हमें चुनना है। तो सॉफ्टवेयर में जो त्रुटि होती है उसे क्या कहा जाता है, तो सॉफ्टवेयर में त्रुटि जो है वो बग्स कहलाती है। त्रुटि ढूंढना, सुधारना प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये डिबगिंग कहलाती है, ये भी सही है। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। सुधार पश्चात जो है सॉफ्टवेयर को चेक करना क्या कहलाता है, तो वो टेस्टिंग कहलाता है, ये भी सही है। त्रुटि को छोटे प्रोग्राम से ठीक करना, ये पैच कहलाता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। तो चारों ऑप्शन हमारे इसमें सही हैं। सही कथन हमें चुनना है, तो CUI जो है इसमें कमांड यूजर इंटरफेस में कमांड टाइप कर दी जाती है, तो याद रखनी पड़ती थी। एग्जाम्पल है इसका DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल सही है। जब CUI जो यूज़र इंटरफेस है, कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच में जो संबंध स्थापित करने की प्रक्रियाएं होती हैं उन्हें यूजर इंटरफेस कहा जाता है। तो पहले जो है कमांड यूजर इंटरफेस जो है प्रचलन में था। इसमें क्या है कि कमांड टाइप कर दी जाती थी और उसको याद भी करना पड़ता था। तो उसका एग्जांपल DOS हो गया, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन जो अब है वर्तमान में प्रचलित वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें क्या होता है, जो सिंबल होते हैं प्रतीक चिन्ह से बने होते हैं, जिससे हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है, हम उसे देखते ही पता लगा लेते हैं किस चीज़ का सिंबल है। तो इसमें लघु चित्र प्रतीक होते हैं जिन्हें याद नहीं करना पड़ता। और विंडोज़, लिनक्स जो है इसके उदाहरण हैं। तो हमारे दोनों ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है, गलत कथन का हमें चयन करना है। तो एग्जीक्यूटिंग क्या कहलाता है, तो कमांड को पूरा करना, सही है। कर्नेल जो है वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से में संबंध स्थापित करता है, ये भी सही है। शेयर बेयर क्या है, तो ये पब्लिक के लिए मुफ्त में होते हैं। जो शेयर बेयर होते हैं सॉफ्टवेयर वो पब्लिक के लिए मुफ्त में होते हैं। ग्रुप बेयर क्या है, ये एक चैटिंग सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी कहलाता है ग्रुप बेयर। जबकि रिटेल जो होता है ये मुफ्त सॉफ्टवेयर नहीं होता, ये जो होता है रिटेल होता है जो पैसों में मिलता है, ये मुफ्त का सॉफ्टवेयर नहीं है। तो हमारा जो गलत कथन है वो सिर्फ 5 ऑप्शन हमारा गलत है।
अगला प्रश्न है, हमें कंप्यूटर की जो लैंग्वेज हैं उनको सम्मिलित करना है। फॉर्टन जो है फॉर्मूला ट्रांसलेशन जो है ये वैज्ञानिक इंजीनियर गणित सूत्रों की लैंग्वेज है, बिल्कुल सही है। और ये सबसे पहली उच्च स्तरीय भाषा है जिसे ऑन्सी ने 1966 में मानकीकरण किया था। बेसिक जो है ये बेसिक लैंग्वेज होती है और इसे अन्य भाषा का नींव का पत्थर भी कहा जाता है। बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इसे 1964 में प्रोफेसर जॉन कैमिनी थॉमस कुटज ने जो है इसको शुरुआत की थी, इसको बनाया था बेसिक लैंग्वेज को। अब बात करते हैं कोल की। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है ये व्यावसायिक कार्यों में प्रयोग होती है, ये भी सही है, तो ये वाला ऑप्शन हो गया। जावा जो है ये इंटरनेट पर प्रयोग की जाने वाली भाषा है, तो ये भी आप याद रखें, जावा का जो है इंटरनेट पर प्रयोग किया जाता है। तो हमारे जो ऑप्शन है इसको आप मिला लेना, एक बार मिला देते हैं। डी हो गया बेसिक का, सी हो गया, फिर बी ए, डी सी बी ए, हमारा बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, प्रथम उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है? तो प्रथम उच्च स्तरीय भाषा जो है वो है फॉर्टन फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इस और ये वैज्ञानिक गणितीय क्षेत्रों में यूज की जाती है। डाटा रिकॉर्ड का बढ़ता क्रम होगा, तो इसमें हमारा सबसे पहले बिट आता है, फिर आता है कैरेक्टर, फिर आता है फील्ड, फिर आता है रिकॉर्ड, फिर फाइल, फिर डाटाबेस। तो 1 3 5 2 4 6 हमारा ऑप्शन सही है। 1 3 5 और 2 4 6 हमारा सी ऑप्शन हमारा इसमें सही है। अगला प्रश्न है, कच्चे तथ्य जबकि अर्थपूर्ण डाटा बन जाता है। कच्चे तथ्य क्या होते हैं? तो वो होता है डाटा, और जबकि उनको अर्थपूर्ण डाटा बनने के बाद उसको क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं सूचना। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। ओरेकल क्या है? तो ओरेकल एक डाटा बेस सॉफ्टवेयर है, ओरेकल। अगला प्रश्न है, डाटा को कई जगह सेव करना कहलाता है। तो ये कहलाता है रिडंडेंसी जो है, डाटा को कई जगह सेव करना कहलाता है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है हमें, अर्पानेट क्या है? तो अर्पानेट विश्व का पहला बैन है, अर्पानेट। अर्नेट क्या है? भारत में शिक्षा के क्षेत्र में अर्नेट होता है, ये नेट की बात चल रही है, ठीक है। निकनेट क्या है? तो निकनेट जो है वो भारत के प्रत्येक जिलों को आपस में जोड़ने के लिए, और स्विफ्ट जो है वो विश्व स्तरीय बैंकों को जोड़ने के लिए। पता है आपको स्विफ्ट कोड होता है एक, तो ये विश्व के स्तर के बैंकों को जोड़ता है। तो ये ऑप्शन हो गए हमारे सी डी ए बी, तो सी डी ए बी हमारा सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, नेटवर्क हमें इसके ऑप्शन मिलाने हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है उसका उदाहरण ईथरनेट है, और ये पहला नेटवर्क भी है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो होता है उसमें आ जाएगा आपका केबल टेलीविज़न नेटवर्क, जबकि वाइड एरिया नेटवर्क में आ जाएगा आपका इंटरनेट। तो हमारे ऑप्शन हो जाएंगे सी ए बी, तो सी ए बी हमारा सही ऑप्शन सी सही है। दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने क्वेश्चन, प्रकाशीय तंतु सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रकाशीय तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। 5G में जो है जी का क्या अर्थ होता है? तो 5G में जो जी का अर्थ होता है वो होता है जनरेशन। 5G में जी का अर्थ क्या होता है? जनरेशन। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है हमें, आयाम मॉड्यूलेशन जो है, तो आयाम मॉड्यूलेशन जो है, पहले हम मॉड्यूलेशन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो मॉडेम जो होता है, मॉडेम जो है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर प्रोसेस करता है। इसमें क्या होता है कि मॉड्यूलेशन जब कंप्यूटर द्वारा डिजिटल संकेत उत्पन्न किए जाते हैं, तो जो तार होते हैं, मतलब दूर तक जो भेजने के लिए संकेत होते हैं, उस पर डिजिटल सिग्नल नहीं जा सकते, उस पर एनालॉग सिग्नल जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये तार है, तो ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल तार पर जो है जाएंगे तो वो एनालॉग सिग्नल बनकर ही जाएंगे। तो एनालॉग सिग्नल में जब इसको बदलते हैं तो एनालॉग संकेतों के आयाम जो है डिजिटल संकेतों के आयाम के अनुसार जब बदले जाते हैं तो उसे आयाम मॉड्यूलेशन कहा जाता है। अगर डिजिटल संकेतों की आवृत्ति के अनुसार अगर बदला जाए तो उसे आवृत्ति मॉड्यूलेशन कहते हैं, और फेज़ के अनुसार बदला जाए तो उसे फेज मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो जब इसको संदेश वाहक को भेजा जाता है, मतलब दूर अगर कहीं भेजना है हमें डाटा, तो वो इसी माध्यम से भेजा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर डिजिटल संकेत समझता है, और जो संचरण का माध्यम होता है वहाँ पे एनालॉग तरंगों के माध्यम से ही भेजा जा सकता है। तो ये तीनों प्रोसेस होती हैं, और इन्हीं तीनों प्रोसेस से जो है हमें ये चीज़ें शो होती हैं। जैसे आयाम मॉड्यूलेशन है, उससे चित्र संचरण पता चलेगा हमें, और आवृत्ति मॉड्यूलेशन से ध्वनि संचरण
और फेज कला माध्यम से डाटा प्रेषण जो है ये चीज़ें हमें प्रेजेंट में शो होती हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आयाम मॉड्यूलेशन चित्र के लिए, वीडियो आवृत्ति ध्वनि ऑडियो के लिए, और फेज कला डाटा के लिए। तो हमारा ABC इसमें सही ऑप्शन है। तो ABC हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2.4 और 2.5 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति बैंड पर प्रचालन कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं इसके बिटवीन में? 2.4 और 2.5 पर ब्लूटूथ हो गया, तार रहित फ़ोन हो गया, सूक्ष्म तरंग अवन हो गया, और वाईफाई हो गई। ये चारों चीज़ें जो हैं इसी रेंज में जो है वर्क करती हैं। तो आपको याद रखना है 2.4 और 2.5 गीगाहर्ट्ज के बीच में। अगला प्रश्न है, ये हमें सुमेलित करना है। तो हब क्या होता है? हब जो है दो उपकरणों को कंप्यूटरों में जोड़ने के लिए हब का प्रयोग किया जाता है। गेटवे क्या होता है? गेटवे जब दो नेटवर्कों को जोड़ा जाता है तो गेटवे का प्रयोग किया जाता है। रिपीटर क्या होता है? रिपीटर जब डाटा हमें कहीं लंबी दूरी में भेजना होता है तो बिना ह्रास के, उसमें कोई दिक्कत ना हो, तो उसको भेजने के लिए हम रिपीटर का प्रयोग करते हैं। और डाटा संकेतों को छोटे मार्ग और तेज जाने वाले मार्ग से अगर भेजना है तो राउटर का प्रयोग करते हैं। तो ये ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे DCBA। तो DCBA हमारा हो गया बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है हमें इसमें भी। चार्ल्स बेबेज कौन थे? तो चार्ल्स बेबेज थे कंप्यूटर के जनक। चार्ल्स बेबेज को कहा जाता था। टिम बर्नर्स ली जो है इन्होंने WWW का जनक कहा जाता है। बिट सर्फ जो है ये इंटरनेट के पिता कहे जाते हैं। और प्रो जेसी लिक्लाइडर जो है ये इंटरनेट का जनक इनको कहा जाता है। इंटरनेट का जनक इनको कहा जाता है। तो इंटरनेट को बारे में पढ़ते हैं। इंटरनेट जो है 1962 में प्रो जेसी लिक्लाइडर ने इंटरनेट की खोज की थी। और इंटरनेट के जो पिता हैं वो बिट सर्फ को कहा जाता है। और इसके बारे में और देख लेते हैं। इसका जो प्रारंभिक खोज की थी वो विश्व का पहला जो नेट था वो था अर्पानेट, जिससे USA में इसकी शुरुआत हुई थी, USA में। और WWW जो है इसका जनक हम टिम बर्नर्स-ली को कहते हैं। 1989 में जो है टिम बर्नर्स-ली ने जो है इसकी खोज की थी। और इसी पे HTML जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है इसका विकास भी जो है टिम बर्नर्स-ली ने किया था। और इस पर जो कार्य करने वाला पहला ग्राफिक वेब ब्राउज़र था वो कौन सा था? वो था मोज़िक। मोज़िक जो है इस पर चलने वाला पहला ब्राउज़र था। अगला प्रश्न है, WWW पर प्रयुक्त पहला ग्राफिक वेब ब्राउज़र कौन था? तो ये था मोज़िक। ये हमने पढ़ लिया है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट से जुड़ने के लिए आवश्यक है। तो इंटरनेट से जुड़ने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं? ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, अगर कोई जो है सर्विस हमें प्रोवाइड कराएगा इंटरनेट की तभी हम उसको चला सकते हैं, तो ये सही है। वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल सही है। मॉडेम क्या है? इससे हम इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं, ये भी सही है। संचार माध्यम उनके बीच में होना चाहिए, ये भी सही है। और किस चीज़ पर चला रहे हैं हम? PC पर चला रहे हैं, तो ये भी सही है। तो पांचों ऑप्शन हमारे सही हैं। इंटरनेट से जुड़ने के लिए हमें इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न है, सही कथन चुनना है हमें। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर का एक अंकीय पता होता है जिसे IP एड्रेस कहा जाता है। बिल्कुल सही है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहा जाता है। प्रत्येक कंप्यूटर का एक एड्रेस होता है और ये दो कंप्यूटर जोड़े का समान नहीं होता, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। प्रत्येक कंप्यूटर का IP एड्रेस अलग होता है जिसे ISP द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है और ये विश्व भर के किसी भी दो कंप्यूटर का समान नहीं हो सकता। इसमें एक चीज़ है, अगर केबल से जुड़ने के लिए स्टैटिक IP एड्रेस दिया जाता है उसमें मॉडेम का यूज नहीं होता, वो स्थायी होता है। केबल से जोड़ दिया जाता है कंप्यूटर को तो वो स्थायी होता है, जबकि हम मॉडेम का प्रयोग करते हैं तो वो अस्थायी होता है। तो ये IP एड्रेस को हम दो प्रकार से यूज करते हैं। अगला प्रश्न है IPv4। तो इसका जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन जो है 4 चलता था पहले, लेकिन वर्तमान में जो है IPv6 चल रहा है क्योंकि कंप्यूटर की जो है संख्या बहुत मात्रा में बढ़ गई है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन जो 4 था इसमें क्या था? इसमें 32 बिट नंबर का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। 0 से 255 तक के अंकों के 4 सेट होते थे, बिल्कुल सही है। मतलब 0 से 255 तक के कोई से भी हम अंक ले सकते हैं और उसके 4 सेट बना देंगे। जैसे हमारा एग्जाम्पल ये बिल्कुल नीचे सही है। इस एग्जाम्पल को एक बार देख लेते हैं। 173 ये भी 0 से 255 तक के बीच की संख्या है। 255 भी ये 0 है और फिर डॉट है, फिर है 14, ठीक है। तो ये चारों संख्या जो है डॉट के माध्यम से अलग हो रही हैं, तो ये सही ऑप्शन है। 3 डॉट के द्वारा इसको अलग किया जाता है, ये भी सही है।
एग्जाम्पल हमारा हो गया सही है। 0 से 255 तक के अंकों के 4 सेट होते हैं, तो ये चारों संख्या आपको 0 से 255 के बीच में मिलेंगी और 32 बिट नंबर का प्रयोग किया जाता था। तो ये चारों ऑप्शन सही हैं। इसमें हमारा डी ऑप्शन, ये फोर्थ ऑप्शन गलत है। 64 बिट नंबर का प्रयोग इसमें नहीं होता था। तो 1, 2, 3, 5 इसके सही आंसर हैं। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्या हुआ कि जो इंटरनेट पर प्रयोगकर्ता बढ़ने के कारण जो है IPv6 का प्रयोग किया जाने लगा। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। IPv6 जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 में क्या सही नहीं है। तो इसमें 64 बिट का प्रयोग होता है, बिल्कुल गलत है। IPv6 में जो है 128 बिट का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। कोलोन्स के द्वारा अलग किया जाता है, जबकि IPv4 को कैसे अलग किया जाता था, डॉट के द्वारा। इसमें क्या है, कोलोन्स के द्वारा अलग किया जाता है। देखो आपको ये कोलोन्स मिल जाएंगे। तो ये वाला ऑप्शन भी सही है और एग्जाम्पल जो है हमारा ये भी सही है। इसमें क्या है कि 4 हेक्साडेसिमल अंकों के 8 समूह होते हैं। तो 4 हेक्साडेसिमल अंक हैं और इनके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 समूह इस प्रकार से होते हैं। ये एग्जाम्पल है। तो ये IPv6 इस टाइम वर्तमान में चल रहा है। तो 2, 3, 4 हमारे सही आंसर है, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, DNS डोमेन नेम सिस्टम से संबंधित सही कथन हमें चुनना है। तो क्या होता है कि IP एड्रेस को डोमेन नेम में परिवर्तित करता है। क्यों? IP एड्रेस जो है अंकों में होता है और हर चीज़ का IP एड्रेस याद रखना जो है आसान नहीं होता था। इसलिए क्या हुआ कि डोमेन नेम जो है DNS आया, डोमेन नेम सिस्टम, इसने क्या किया कि IP एड्रेस को जो है इसने DNS में जो है डोमेन नेम में बदलना शुरू कर दिया, जिससे हमें याद करने में आसानी होती थी। लेकिन जब हम इसको वेब ब्राउज़र पे सर्च करते हैं तो वहाँ पे हम डोमेन नेम जो है डालते हैं तो DNS इसको फिर IP एड्रेस में बदल देता है और फिर ये IP एड्रेस के रूप में सर्च होता है, क्योंकि DNS के रूप में वो सर्च नहीं हो सकता। तो DNS का यही काम है डोमेन नेम सिस्टम का कि वो पहले IP एड्रेस को याद रखने की सहूलियत की वजह से पहले डोमेन नेम में बदल देता है, फिर जब हम इसको सर्च करते हैं तो डोमेन नेम से IP एड्रेस में बदल देता है। तो वेब ब्राउज़र पर सर्च करते हुए डोमेन नेम को IP एड्रेस में परिवर्तित कर देता है। तो दोनों ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही हैं। 1 और 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेमोरी से संबंधित मिलान करें। तो मेमोरी से संबंधित करना में एक निबल क्या होता है। तो एक निबल में कितने बिट होते हैं, 4 बिट होते हैं। 1 बाइट में होते हैं 8 बिट। 1 KB में 1024 बाइट होती हैं और 1 MB में 1024 KB होते हैं। तो DCVA हमारा सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वेबसाइट डोमेन नेम से संबंधित सही कथन हमें चुनना है। वेबसाइट को दिया गया एक विशेष नाम जो वेबसाइट का समान नहीं हो सकता। सही बात है, प्रत्येक वेबसाइट को एक नाम दिया जाता है और वो किसी भी 2 वेबसाइट का समान नहीं हो सकता। तो सही है। सर्च करते हुए DNS IP एड्रेस में बदल देता है, क्योंकि वेबसाइट का भी कुछ नाम है जिससे हमें याद करने में मतलब सहूलियत हो, तो इसलिए हर वेबसाइट को एक नाम दिया जाता है। और वो जो है जब हम उसमें वेब ब्राउज़र में सर्च करते हैं तो वो तो IP एड्रेस के रूप में सर्च करेगा। तो फिर हम वो DNS क्या करता है कि उसको फिर IP एड्रेस में बदल देता है। तो ये दोनों कार्य सही हैं। 1 और 2 हमारा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेबसाइट के डोमेन नेम से सही चुनना है, हमें सही ऑप्शन चुनना है। तो डोमेन नेम जो होता है वेबसाइट का, उसमें क्या क्या नहीं होता, मतलब क्या क्या होता है, सही चुनना है। वेबसाइट का नाम होता है, सही है। एक्सटेंशन होता है, बिल्कुल सही है। जैसे कोई वेबसाइट है www.google.com, ठीक है, तो डॉट के बाद कॉम भी लगा हुआ है तो वो एक्सटेंशन होता है, ठीक है। www अगर नहीं है, कभी कभी आप सीधा गूगल पे कुछ भी सर्च कर देते हैं, www नहीं लगाते तो वो स्वतः जोड़ लेता है उसको। एग्जाम्पल हमारा ये हो गया, बिल्कुल सही है। www अगर ना भी लिखें तो वो स्वतः जोड़ लेता है, सही है। एक्सटेंशन होता है, बिल्कुल सही है। जैसे कमर्शियल ये व्यावसायिक वेबसाइट होगी इस प्रकार से तो COM आ जाएगा, अगर एजुकेशनल है तो EDU आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाता है वेबसाइट का नाम। तो चारों ऑप्शन हमारे इसमें सही हैं। तो डी आंसर हमारा हो जाएगा, इसमें चारों ऑप्शन हमारे सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वेबसाइट डोमेन नेम से सही कथन हमें चुनना है। तो वेबसाइट डोमेन नेम से सही कथन क्या है, ये अंक अक्सर दोनों रूप में हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, सही है। मैक्सिमम 64 करैक्टर तक वेबसाइट में हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। एकमात्र विशेष करैक्टर इसका प्रयोग किया जाता है वेबसाइट में, ठीक है, ये भी सही है।
एक्सटेंशन डॉट के बाद अंत में लिखा जाता है, ये भी सही है। तो चारों ऑप्शन हमारे सही हैं, इसमें डी आंसर हमारा हो जाएगा। तो वेबसाइट में 64 करैक्टर होते हैं, याद रखने आपको। इस विशेष करैक्टर का प्रयोग किया जाता है। एक्सटेंशन जो है वो डॉट के बाद लास्ट में आता है, और अंक अक्षर दोनों का प्रयोग इसमें किया जाता है। अगला प्रश्न है, URL से संबंधित कथन गलत कथन चुनना है। तो URL जो होता है, प्रत्येक वेबसाइट का एक पता होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर उसको कहा जाता है। प्रत्येक वेबसाइट का एक पता होता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेटवर्क पर वेबसाइट का पता बिल्कुल सही है। खाली स्थान का प्रयोग होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। खाली स्थान का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता, ये गलत है। केस सेंसिटिव होते हैं, छोटे बड़े अक्षर का ध्यान नहीं होता। तो केस सेंसिटिव जो होता है, मतलब केस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि छोटे बड़े अक्षर का ध्यान रखना होता है, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। इसमें क्या है, केस सेंसिटिव का ध्यान रखना पड़ता है। अगर बड़ा अक्षर है तो बड़ा ही हमें लिखना पड़ेगा, छोटे ए से काम नहीं चलेगा, तो इसलिए केस सेंसिटिव उसको कहा जाता है। तो तीसरा और चौथा ऑप्शन हमारा गलत है, पहला दूसरा सही है। तो इसमें हमें गलत बताना था, तो हमारा डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक तो इसमें खाली स्थान का प्रयोग नहीं होता और केस सेंसिटिव होता है, दोनों कंडीशन ये गलत हैं। URL में शामिल नहीं होता है, तो ये क्वेश्चन आ भी रखा है वीडियो के एग्जाम में, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो वेबसाइट का URL होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पता जो होता है, उसमें ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, बिल्कुल सही है। कॉलोन्स होते हैं और 2 स्लैश होते हैं, बिल्कुल सही है। सर्वर का नाम तथा पता होता है, बिल्कुल सही है। विशेष करैक्टर ये वाला ये गलत है। वेब पेज तक पहुँचने का रास्ता बिल्कुल सही है, और फाइल का नाम ये भी सही है। तो आपका बस चौथा ऑप्शन इसमें नहीं होता, बाकी 5 ऑप्शन आपके इसमें होते हैं। इसको एक बार एग्जांपल के रूप में देख लेते हैं। तो सबसे पहले HTTP हो गया, फिर उसके बाद हो गया कोलोन स्लैश हो गए, तो ये ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो गया हमारा पहला, ये वाला। फिर उसके बाद 2 कोलोन स्लैश हो गए, ये हमने दूसरे पे लिख दिए। फिर उसके बाद आता है सर्वर का नाम, जैसे www.google.com, ठीक है, ये हो गया www.google.com, तो ये हो गया हमारा सर्वर का नाम। फिर वेब पेज तक पहुंचने का रास्ता, तो फिर इसके आगे लिखेंगे हम डॉट लगा के HTML, कुछ भी ले सकते हैं सर्वर का रास्ता, HTML ले लें या डिजाइन HTML ले लें, ठीक है। उसके बाद 5वें नंबर पर आता है फाइल का नाम, तो फाइल का नाम हम जैसे इंडेक्स हो गया .html, तो ये फाइल का नाम हो गया। तो इस प्रकार से ये पूरी प्रोसेस होती है। ये ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो गया, ये कोलोन स्लैश हो गई जो पथ को दर्शाता है, मतलब फाइल का किस डायरेक्शन में उसको जाना है। ये तुम्हारा सर्वर का नाम हो गया, ये तुम्हारा वेब पेज तक पहुंचने का रास्ता हो गया, और ये फाइल का नाम हो गया। तो ये 5 ऑप्शन हमारे इसमें होते हैं, ठीक है। ये वाला हमारा विशेष करैक्टर इसमें नहीं होता। URL जो होता है वेबसाइट का पता। तो हमारा क्या है, इसमें सही आंसर है 4 नहीं है, 1 2 3 5 6 हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत में इंटरनेट का प्रयोग सर्वप्रथम BSNL द्वारा कब किया गया था? तो 1995 में जो है BSNL द्वारा जो है इंटरनेट का प्रयोग किया गया था, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है जो प्रोटोकॉल है उनके क्या क्या कार्य होते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जा गए हैं। TCP/IP जो होता है, TCP/IP जो प्रोटोकॉल है, इसका प्रयोग इंटरनेट पर किया जाता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका प्रयोग क्या किया जाता है? इंटरनेट पर। अब अगला प्रोटोकॉल है हमारा SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो मेल ट्रांसफ़र बीच में आ भी रहा है आपको, तो ईमेल भेजना जो है इसमें इसका प्रयोग किया जाता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फिर अगला है हमारा POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। पोस्ट ऑफिस से इससे हमें ईमेल प्राप्त होती हैं। और अगला है हमारा FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो फाइल भेजने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसको हम सुमेलित कर लेंगे, तो ADCB, तो ADCB कौन सा है हमारा? B ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इसमें भी हमें प्रोटोकॉल हैं और प्रोटोकॉल से बताना है उसके कार्य को। तो HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है, इसका प्रयोग क्या कर, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भेजने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है, 1 हो गया। गोफर क्या है? ये भी एक प्रकार का प्रोटोकॉल है और इसका कार्य है दूरस्थ कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट को खोजना, ये भी आपको याद रखना है। अगला है टेलनेट, ये भी एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। इससे क्या किया जाता है कि दूरस्थ कंप्यूटर का प्रोग्राम अपने कंप्यूटर में देखना, मतलब जो सामने कंप्यूटर का दूर है उसको हम टेलनेट के माध्यम से जो है अपने कंप्यूटर में उसकी सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। अगला है FTP, इसका कार्य होता है फाइल को भेजना।
तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा BACD। तो BACD हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है www पर प्रयुक्त भाषाएं में कौन सी नहीं है। तो जो कौन कौन सी भाषाएं जो इंटरनेट पर प्रयोग की जाती है, XML सही है, HTML भी सही है, XML जो हो गया तुम्हारा एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज हो गया, और HTML हो गया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये भी है, दोनों हो गई। फिर उसके बाद आ गया PHP हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसरी, ठीक है, ये लैंग्वेज भी होती है। जावा स्क्रिप्ट तो होती ही है, और XHTML जो है एक्सटेंसिबल HTML जो लैंग्वेज है ये भी यूज की जाती है। जबकि ओपेरा क्या है, ओपेरा एक सर्च इंजन है, ओपेरा एक सर्च इंजन है, ठीक है, सर्च ब्राउज़र। तो ये हो गया, ये वाला नहीं होता हमारा। तो 1 2 3 4 5 हमारी होती हैं। इसमें पूछा है नहीं होता है, तो बी ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, 6 वाला हमारा नहीं है। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, तो हमारा क्या है, वेब ब्राउज़र क्या होता है कि www का प्रयोग वेब ब्राउज़र के माध्यम से HTTP पर कार्य करना होता है। और सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन क्या है कि जब हमें कभी वेबसाइट का पता ना हो तो सर्च इंजन वहाँ पे हमें बहुत यूजफुल होता है। जैसे गूगल है, तो गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है, तो वहाँ पे हम कुछ भी डाल दें, मतलब वेबसाइट का अगर पता नहीं है, मान लीजिए हमें कोई सॉन्ग मंगाना है या कोई पढ़ाई से रिलेटेड एजुकेटिव चीज़ मंगानी है, तो वो हम इस प्रकार से लिख के डाल देते हैं, तो वो सर्च हो जाती है, उससे रिलेटेड हमारे सामने वेबसाइट आ जाती है। तो गूगल हो गया सर्च इंजन। और जो वेब ब्राउज़र होते हैं जिस पे हम उससे प्रयोग करते हैं, जैसे गूगल क्रोम है, तो गूगल क्रोम है तो वो हो गया वेब ब्राउज़र, और उस पर अगर हम गूगल सर्च कर रहे हैं तो वो हो गया हमारा सर्च इंजन। तो इस प्रकार से आप वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन में अंतर देख सकते हैं। तो वेब ब्राउज़र हमारे कौन कौन से हैं, गूगल हमारा सर्च इंजन तो ये तो है नहीं, तो गूगल क्रोम हो गया, ये सही है। और ओपेरा हो गया, सही है, ये भी ओपेरा हमारा क्या हो गया, वेब ब्राउज़र हो गया, इस पर हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। फिर अगला है हमारा याहू, नहीं होता, याहू एक सर्च इंजन है। ask.com भी सर्च इंजन है, अल्टा विस्टा भी सर्च इंजन है, ऑरकट भी सर्च इंजन है, और डक डक भी सर्च इंजन है, ये पूछा गया एग्जाम में। और इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये हमारा वेब ब्राउज़र हो गया, और एप्पल्स सफारी ये भी हमारा वेब ब्राउज़र हो गया। तो 2 3 9 10, तो 2 3 9 10 जो है हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे वेब ब्राउज़र, जिन पे हम कुछ भी जब जैसे गूगल है, गूगल हम इन पे डाल के जो है कुछ ना कुछ चीज़ सर्च करते हैं। जबकि जो चीज़ हम डालते हैं उस पर वो होती हैं सर्च इंजन। तो सर्च इंजन कौन कौन से हैं, तो बाकी जो बचे हमारे 1 4 5 6 7 8, तो ये हमारे हैं सर्च इंजन, जबकि ये हैं हमारे वेब ब्राउज़र। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है हमें, स्पैम क्या होता है। तो ये होता है अवैध रूप से भेजा गया मेल। तो अगर कहीं किसी को अवैध रूप से भेजा गया मेल है तो उसे हम स्पैम कहते हैं। कुकीज क्या होता है, तो कुकीज जो है वेबसाइट पर विजिट किया गया रिकॉर्ड, मतलब किसी वेबसाइट को हमने कितनी बार चलाया है तो उसका जो रिकॉर्ड होता है वो कुकीज कहलाता है। जबकि साइबर क्राइम क्या है कि इंटरनेट पर अपराध या कोई गैरकानूनी काम करना, वो साइबर क्राइम कहलाता है। और साइबर बाईफेयर क्या है, तो ये नेटवर्क में घुसकर डाटा चुराना, ये होता है साइबर बाईफेयर। तो इसका हमारा सही ऑप्शन है CDBA। तो CDBA हमारा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है हमें इसमें, हैकिंग क्या होती है। तो हैकिंग होती है हमारी नेटवर्क में घुसकर सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ करना, तो सी ऑप्शन हो गया। एग्जीक्यूटिंग क्या होता है, तो वो होता है कमांड को पूरा करना। फिशिंग क्या होता है कि किसी व्यक्ति का, सामने वाले का यूज़र नेम और पासवर्ड जानने का प्रयास करना। जबकि फायरवॉल क्या है, तो फायरवॉल एक क्या है, कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करना या जो वायरस आता है उससे कंप्यूटर की रोकथाम करना। तो ये हमारे सही ऑप्शन देख लेते हैं इसमें, तो CD और BA, CDBA हमारा सही आंसर है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है इसमें भी हमें, तो वायरस है और उसके क्या क्या कार्य होते हैं, मतलब वायरस जो है किस प्रकार से कंप्यूटर को इफेक्ट करता है। तो स्पाईवेयर क्या है, तो स्पाईवेयर क्या है, एक जासूसी सॉफ्टवेयर है, जो जासूसी वायरस कहेंगे इसको, स्पाईवेयर बिल्कुल सही है। की लॉगर क्या है, तो की लॉगर क्या है, जो प्रेस बटनों का रिकॉर्ड रखता है, मतलब कौन कौन से कंप्यूटर में हमने बटन दबाए हैं, तो की लॉगर अगर वायरस है कंप्यूटर के अंदर तो वो उस चीज़ का रिकॉर्ड रखेगा। ट्रोजन हॉर्स क्या है, तो कंप्यूटर के कार्य करते हुए उसके पीछे जो क्रिया करता है वो ट्रोजन हॉर्स वायरस करता है।
मालवेयर क्या है, बिना जानकारी के कंप्यूटर में प्रवेश करना, और सभी वायरस जो है वो मालवेयर के अंदर आते हैं। वॉर्म क्या है, तो ये स्वयं की कॉपी बनानी शुरू कर देता है, तो वॉर्म वायरस जो है ये स्वयं की कॉपी बनाता है। तो इसमें हमारा EDCBA सही आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, ईमेल से संबंधित सही कथन चुनना है। तो ईमेल की खोज किसने की थी, तो रे टॉमलिंसन ने की थी, बिल्कुल सही है। मेल भेजने का प्रोटोकॉल कौन सा है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बिल्कुल सही है। मेल प्राप्त करने का है तो वो है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये भी सही है। तीनों ऑप्शन सही है हमारे। अगर मेल का एग्जाम्पल देखें तो हमारा ये भी सही है, जैसे vinaykumar@yahoo.com इन जो है इस प्रकार से हमारी जो है जीमेल आईडी होती है, ईमेल आईडी होती है। जैसे ये तो हो गया यूज़र नेम, ठीक है, अगर ये गूगल पे बनी होती तो जीमेल आईडी हो जाती, ठीक है। और याहू हो गया, ये हमारा डोमेन नेम हो गया, यहाँ पे हम गूगल का भी प्रयोग कर सकते हैं अगर गूगल पे बनाई जाए तो। और ये हो गया डोमेन नेम एक्सटेंशन। तो ये जो ईमेल होती है इस पर इस प्रकार की चीज़ होती है, ये यूज़र नेम, ये @ हो गया, ये डोमेन नेम हो गया, यहाँ पर गूगल भी आ जाता है, और कॉमन हो गया एक्सटेंशन नेम। जैसे गूगल के साथ COM आ जाता है, तो ये इस प्रकार से यहाँ पे आ गया। अगला प्रश्न है, ईमेल से संबंधित गलत कथन चुनना है। तो यूज़र नेम में 128 करैक्टर तक हो सकते हैं। तो यूज़र नेम में 128 करैक्टर इसमें नहीं होते हैं, इसमें 64 करैक्टर होते हैं यूज़र नेम में। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है, इसमें 64 करैक्टर होते हैं जो ईमेल से संबंधित होता है। जैसे यूज़र नेम है तो वो कितने करैक्टर का हो सकता है, 64 करैक्टर का। केस सेंसिटिव होता है, बिल्कुल सही है, अगर कैपिटल है तो आपको कैपिटल लिखना पड़ेगा, स्मॉल है तो स्मॉल लिखना पड़ेगा। अगला है, खाली स्थान नहीं होता, बिल्कुल सही है। A to Z 0 से 9 कुछ विशेष चिन्ह हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं, जबकि पहला ऑप्शन हमारा गलत है। तो इसमें पूछा है गलत चुनना है, तो केवल 1 जो है ऑप्शन इसमें गलत है। सही कथन हमें चुनना है। अब अगला प्रश्न है हमारा, फाइल में 2 भाग होते हैं, यूज़र नेम तथा एक्सटेंशन। सही है बिल्कुल, कोई भी फाइल है उसके 2 भाग होते हैं, एक तो यूज़र नेम हो गया और इसमें एक्सटेंशन जुड़ जाता है। यूज़र नेम जो है 128 करैक्टर का होता है, बिल्कुल गलत है। फाइल में जो है 255 करैक्टर मैक्सिमम हो सकते हैं, तो बी ऑप्शन हमारा गलत है। एक्सटेंशन स्वयं कंप्यूटर दे देता है, तो जिस प्रकार की फ़ाइल है, जैसे आपने देखा होगा कई प्रकार से फाइल है, उसमें बाद में एक्सटेंशन खुद जुड़ जाता है। तो हमारा 1 और 3 दोनों सही हैं, जबकि दूसरा हमारा गलत है। तो इसमें पूछा था सही कथन, तो 1 और 3 हमारा सही हो गया। अगला प्रश्न है, यूनिवर्सल गेट होते हैं। तो यूनिवर्सल गेट कौन कौन से हैं, तो 4th और 5th जो है नैंड गेट और नॉर गेट जो है ये यूनिवर्सल गेट होते हैं। इसके माध्यम से हम कोई सी भी चीज़ परिपथ हम बना सकते हैं। 25 का 10 द्विआधारी में इसको बदलना है, तो हमें इसको द्विआधारी में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, तो 25 हो गया हमारा इस प्रकार से, 2 से हमने क्या किया इसको डिवाइड, तो 12 आ गया। यहाँ पे क्या बचा हमारा, 1 शेष बचा। फिर उसके बाद 2 छक्का 12, 0 शेष बचा। फिर उसके बाद 2 तिया 6, 1 शेष बचा। तो हमारा इसमें सही आंसर जो हो जाएगा, एक बार इसको देख लेते हैं। 25 है, ठीक है, तो इसमें हमने 2 से भाग किया तो 1 शेष बचा, 12 आ गया, 2 छक्का 12 हो गया, 0 शेष, 2 तिया 6, 1 शेष बचा, 2 तिया 6 मतलब पूरा 0 बचेगा, ठीक है, यहाँ भी शेष, 2 ही कना 2, 1 बचा, तो यहाँ पे 1 आ गया। और उसके बाद 2 की गुणा 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 1। तो इस नीचे से ऊपर को हम लेके चलते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 1 0 0 1। तो हमारा बी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमें सुमिलित करना है मेमोरी को। तो 1 GB इसी प्रकार से इसी सीरीज में ये होती हैं। GB के बाद T भी आता है, फिर P भी आता है, फिर E भी आता है, फिर Z भी आता है। तो इसमें क्या आएगा, 1 GB में 1024 MB हो गया, बिल्कुल सही है। फिर TB में GB आ जाएगा, तो TB में हमारा GB आ जाएगा, दूसरा ये हो गया। फिर PB में TB आ जाएगा, तो ये आ गया तीसरा। फिर EB में आ जाएगा 1024 PB, तो ये वाला हो गया। और ZB में आ जाता है EB, और इसके बाद खाली एक बाई बी और बचता है लास्ट जो होता है ये। तो मेमोरी यहाँ तक होती है। तो ये 5 ऑप्शन हमारे, एक बार इसको मिला लेना। सही आंसर मैं इसको बता देता हूँ आपको। सही आंसर हो जाएगा इसका ए के बाद हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, इसमें सही है, ADBCE ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, मेमोरी की सबसे छोटी
माप क्या होती है, तो बिट जो है मेमोरी की सबसे छोटी माप है, ये वाला ऑप्शन सही है। रिसाइकिल में बिना भेजे डिलीट करना, तो जब हम कोई भी चीज़ डिलीट करते हैं तो रिसाइकिल बिन में जाती है, तो अगर वो हमें डिलीट डायरेक्ट करनी है पूरी तो शिफ्ट डेल उसके लिए प्रेस किया जाता है, ठीक है, ये ऑप्शन सही है बी। कंट्रोल एक्स का मतलब होता है कट करना, कंट्रोल बी का हो गया पेस्ट करना, सी का हो गया कॉपी करना, ए का हो गया सबको सेलेक्ट करना, और एन का हो गया नया डॉक्यूमेंट ओपन करना। तो इसको आप मिला लेना। प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत डाकघर क्या है, तो प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत डाकघर जो था वो था नई दिल्ली, जबकि पहली बार किसी डाकघर में कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था तो वो किया गया था बेंगलुरु में। अगला ऑप्शन है वायरस को कंप्यूटर से रोकने के लिए एंटीवायरस इनमें से कौन सा नहीं होता, तो नॉर्टन होता है, बिल्कुल सही है। बॉम्ब तो है एक ही प्रकार का वायरस ही है, ये तो हो नहीं सकता। बिट डिफेंडर हो गया, मैकफी हो गया, ट्रोजन हॉर्स जो है ये भी एक प्रकार का वायरस है, ये भी नहीं है, और की प्रसी की हो गया, एबीजी हो गया, सिमेंटिक हो गया, और एबी स्टेस हो गया, ठीक है। तो हमारे कौन कौन से नहीं है, 2 और 5 हमारा नहीं है, ये दोनों वायरस हैं, बाकी जितने भी हैं सब वो एंटीवायरस हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनता है एग्जाम में, इसको आप अच्छे से देखें। अब सुमेलित करना है कि IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन जो है उसमें कितने करैक्टर होते हैं, तो उसमें 32 करैक्टर थे। IPv6 में जो है वो 128 बिट थे, और डोमेन नेम और जो ईमेल हैं उसमें कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम वो 64 करैक्टर हो सकते हैं, और फाइल में कितने हो सकते हैं, वो हो सकते हैं 255 करैक्टर। तो BA और DC, BADC हमारा सही आंसर हो गया, BADC। तो अगला क्वेश्चन है हमारा OSI ओपन सिस्टम इंफॉर्मेशन मॉडल में कितनी परतें होती हैं, तो वो होती हैं हमारी 7 परतें OSI मॉडल में। तो अगला हम अब इन परतों के बारे में देखते हैं। OSI मॉडल की जो परतों के क्रम में सही क्रम कौन सा है, तो वो है एप्लीकेशन सबसे पहला आता है, फिर प्रेजेंटेशन आता है, फिर सेशन आता है, फिर ट्रांसपोर्ट आता है, फिर उसके बाद नेटवर्क, फिर डाटा लिंक, और फिर आता है फिजिकल। तो ये 7 परतें होती हैं हमारी। तो 1 3 5 7 2 4 6 हमारा सही ऑप्शन है, 1 3 7 5 2 4 6 इसी क्रम में जो है ये परतें होती हैं। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है, तो आईसी की जो चिप होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है, सही है। हार्ड डिस्क जो होती है उस पर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है, सही है। ऑप्टिकल डिस्क पे एल्यूमिनियम की परत चढ़ी होती है, ये भी सही है। तो ABC हमारा सही आंसर है, पहला ऑप्शन ही इसमें सही हो जाएगा। मदरबोर्ड के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके बीच में सूचना जो ट्रैवल करती है वो किसके माध्यम से करती है, तो वो माध्यम है हमारा बसेज के माध्यम से। जब मदरबोर्ड है उस पर इस प्रकार के बने होते हैं बसेज, उस पर जो है डाटा जो है स्थानांतरण होता है। सूचना राजपथ किसको कहा जाता है, तो सूचना राजपथ जो है वो इंटरनेट को कहा जाता है। अगला प्रश्न है CC क्या है, तो CC का मतलब जो है वो एक से अधिक व्यक्तियों को जब मेल भेजा जाता है तो उसको CC कहा जाता है। एक्सेल प्रोग्राम में जो फॉर्मूला या सूत्र प्रारंभ होता है तो वो किससे होता है, तो एक्सेल प्रोग्राम में जो फॉर्मूला या सूत्र प्रारंभ होता है वो बराबर का जो इक्वल होता है उसके चिन्ह से प्रारंभ होता है। इंपॉर्टेंट है ये। वर्कशीट के आरंभ में जाना, तो वो क्या हो, इसका सही आंसर होगा तो कंट्रोल होम जो है इससे सही है। वर्कशीट के आरंभ में पहुंच जाते हैं, अगर अंत में पहुंचना हो एक्सेल में तो कंट्रोल एंड का प्रयोग करते हैं, और अगले वर्कशीट में पहुंचना हो तो कंट्रोल पेज डाउन, और पिछले में कंट्रोल पेज अप। तो हमारा 1 2 3 4 ही सही आंसर हो जाएगा, ABCD। तो D ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है 97 प्रश्न है हमारा, एक्सेल में सुमेलित करना है। तो वर्तमान में अगर एक सेल हमें दाएं जाना है तो हमें टैब दबाना पड़ेगा, सही है। अगर एक सेल बाएं जाना है तो शिफ्ट और टैब दबाना है, शिफ्ट के साथ टैब दबाना है। और एक सेल अगर नीचे जाना है तो कंट्रोल के साथ टैब दबाना है। और दाएं बाएं ऊपर नीचे जहां भी जाना है तो एरो की का हम प्रयोग कर सकते हैं सब जगह जाने के लिए। तो ABCD हमारा इसमें भी सही है, पहला ऑप्शन ही सही हो गया। अगला प्रश्न है हेल्प विंडो जो है खोलते हैं तो किससे खोलते हैं, तो F1 का यूज किया जाता है। अगर किसी चीज़ का नेम चेंज करना है तो रीनेम के लिए हम F2 का यूज करते हैं। सर्च करने के लिए F3 का प्रयोग करते हैं, और रिफ्रेश के लिए F5 का प्रयोग करते हैं। तो चारों ऑप्शन हमारे सही है, DCBA हमारा सही आंसर हो जाएगा, D ऑप्शन हमारा सही है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाई जाती है, तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाई जाती है। और साक्षरता दिवस से क्या मतलब है कि जिन लोगों को कंप्यूटर आता है वो कंप्यूटर साक्षर माने जाएंगे। अगला है बैंकों में चेक ड्राफ्ट में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें किया जाता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो होता है ये जो है इसका प्रयोग इसमें किया जाता है। तो ये आज हमारे कंप्यूटर के 100 प्रश्न कंप्लीट हो गए, और जो है